हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आज के सेशन में हम आपका आगे का टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेलिएंट फीचर्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम देखा था और उसमें का जो फर्स्ट किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको बताया था कि आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आप क्या लिखेंगे कि ऑर्गेनिज्म का टाइप कौन सा है, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, उसका प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उसका न्यूक्लियस कैसा है, उसके डीएनए में क्या होता है, उसका लोकेशन कहाँ है, वो मतलब सब जगह पाया जाता है, ओमनी प्रेजेंट है या किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसके सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड है या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये सारी चीज़ें लिखने के लिए मैंने आपको कहा था लास्ट सेशन में। आप प्लीज़ प्रीवियस सेशन भी जाकर देख सकते हैं। और आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि किंगडम मोनेरा आगे कौन से पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइडेड है। तो लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, दैट किंगडम मोनेरा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स सच एज आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो अब ये आर्के बैक्टीरिया क्या होता है, ये यू बैक्टीरिया क्या होता है, ये सब समझने के लिए हम आज की वीडियो देखेंगे। अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, ज्ञान लैब सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। All right dear students, so let's start with our today's session, that is आर्केबैक्टीरिया। अब देखिए आर्केबैक्टीरिया के बारे में हमको क्या बताया गया है। These are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features। सबसे पहले तो आप आर्के बैक्टीरिया को अंडरलाइन कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। आर्के बैक्टीरिया की जो स्पेलिंग है इट इज़ ARCHAE। आपकी बुक में क्या लिखा है, ARCHE लिखा है, तो CH के बाद A लिखिए और फिर E आएगा। इट इज़ आर्केई बैक्टीरिया। ओके, सो आर्के बैक्टीरिया को अंडरलाइन कीजिए और इसका मतलब क्या होता है। बैक्टीरिया मीन्स स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट स्मॉलेस्ट बट वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वायरसेस आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो बैक्टीरिया को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए स्मॉल ऑर्गेनिज्म, और आर्केई को अंडरलाइन कीजिए और लिखिए एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन। ओके, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो किसी भी एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब लावा जैसा जो प्लेस होता है जहाँ पर लावा निकलता है, जहाँ पर वोल्केनो होता है, वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो आर्के बैक्टीरिया वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और ये आर्के बैक्टीरिया एंटार्क्टिक ओशन जहाँ पर सिर्फ स्नो है, सिर्फ आइस है, -डिग्रीज में टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आर्के बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया कि आर्के बैक्टीरिया होता क्या है। अब इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो हमको फर्स्ट लाइन में क्या बताया गया है, दीज आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सेल्यूलर फीचर्स। मतलब बाकी के ऑर्गेनिजम्स और इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, बाकी के बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के बीच में सेल्यूलर स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उसके स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। कैसे समझते हैं। दीज बैक्टीरिया आर मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया है, देखो हर एक सेल का ना अपना अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जिन सेल्स को हॉट एनवायरनमेंट में रहता है उसका रहना होता है, उसका सेल वॉल मोटा होता है। जिन सेल्स को मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में रहना होता है उनका सेल वॉल पतला होता है। तो हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है कि उनको कहाँ रहना है। उसी तरीके से आर्के बैक्टीरिया किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। सो ये चीज़, ये जो फीचर है, ये जो स्पेशल पॉइंट है, ये हमारे आर्के बैक्टीरिया को बाकी के ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। मतलब वो बोलते हैं ना कि 10 बच्चों में से आप में ऐसी क्या खास चीज़ है कि आप बाकी के 9 बच्चों से अलग हो। मतलब समझो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, तो ऐसे आर्के बैक्टीरिया की क्या खासियत है जो उसको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती है। तो हमको यही बोला गया है कि ये जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की कैपेसिटी। So these bacteria are mostly found in the extreme environments and they are hence termed as extremophiles। इस वर्ड को अंडरलाइन करो, extremophiles। extremophiles का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब अति से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा कंडीशन या तो गर्म होगी या तो ठंडी होगी। मतलब ज्वालामुखी जैसे गर्म
लावा में भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, और एंटार्क्टिक या आर्कटिक ओशन में, अंटार्कटिका में जहाँ पर सिर्फ बर्फ गिरती है, -डिग्री में टेम्परेचर होता है, जहाँ पर इंसान जी ही नहीं सकता, वहाँ पर भी आपको ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। तो आर्के बैक्टीरिया ज़्यादातर हमको कौन से एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं? एकदम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, मतलब या तो एकदम हॉट क्लाइमेट में या तो एकदम कोल्ड क्लाइमेट में, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, और फाइल्स मतलब लविंग, मतलब ज़्यादा क्लाइमेट को लव करने वाले ऑर्गेनिज्म। फाइल मतलब क्या होता है? लव करना। सो एक्सट्रीमोफाइल मतलब ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन का पैरामीटर बहुत ज़्यादा हाई है। सो हाई कंडीशन में प्यार से रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एकदम आराम से रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, और आर्के बैक्टीरिया उनका एक एग्जाम्पल है। ओके, सो these bacteria are mostly found in extreme environments and they are hence termed as extremophiles. They are found in a variety of places. ये बहुत अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ? जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा या एकदम लो होगा, बीच में नहीं, या तो टेम्परेचर एकदम हाई या तो टेम्परेचर एकदम लो। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती हैं? सो दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ प्लेसेस, फ्रॉम वोल्केनिक क्रेटर्स। क्रेटर मतलब क्या होता है? जहाँ से लावा फूटता है। दरार जो होती है ना, पहाड़ के ऊपर जो दरारें निकलती हैं, जहाँ से ज्वालामुखी निकलने वाला है, जहाँ से लावा बहने वाला है, उस दरार को क्रेटर बोलते हैं। सो ये ऑर्गेनिजम्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? वोल्केनिक क्रेटर्स, टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। एकदम ज़्यादा समुद्री जगह, मतलब एकदम ज़्यादा सॉल्टी लेक में, जहाँ पर मछली भी नहीं रह सकती, मतलब इतना नमक कि उधर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल या डेड सी। डेड सी के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था। डेड सी में इतना ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है कि उधर पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल तक सॉल्ट होगा तो ऑर्गेनिज्म उसको सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब नमक हो जाता है तो ऑर्गेनिजम्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से मॉइस्चर जाने लग जाता है। तो जहाँ पर कोई नहीं रह सकता वहाँ आर्के बैक्टीरिया रह सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी की जगह पे, मतलब वोल्केनिक क्रेटर्स, एकदम एक्सट्रीम सॉल्टी लेक्स में जहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, एंड हॉट स्प्रिंग्स, मतलब जहाँ पर वो बोलते हैं ना हम, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म पानी, नेचुरली ज़मीन से गर्म पानी निकलता है। सो वहाँ पर भी आपको ये ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इन प्लेसेस को अंडरलाइन कर लो। ओके, देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड सच हॉस्टाइल एनवायरनमेंट speaks of their capacity to survive in very severe conditions. इस लाइन में एक वर्ड दिया है hostile, उस hostile वर्ड को अंडरलाइन करो। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? their ability to withstand. withstand मतलब डटे रहना, जमे रहना, एक ही जगह पर अपनी पोजीशन बनाए रखना। तो ऐसे खतरनाक सिचुएशन में भी, होस्टाइल वर्ड अंडरलाइन करो और उसको लिखो डेंजरस सिचुएशन। इतने डेंजरस सिचुएशन में भी, इतने होस्टाइल सिचुएशन में भी ये ऑर्गेनिजम्स जो आर्के बैक्टीरिया हैं, ये अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं। दे मेक देयर पोजिशन ओवर देयर, दे आर विथस्टैंडिंग ओवर देयर, मतलब वो डटे रहते हैं, वहीं पर जमे रहते हैं। सो देयर एबिलिटी टू विथस्टैंड सच होस्टाइल एनवायरनमेंट, मतलब इतने हाई टेम्परेचर वाली जगह पर या इतने सॉल्टी जगह पर भी ये ऑर्गेनिज्म डटे हुए हैं, बने हुए हैं। स्पीक्स टू देयर कैपेसिटी टू सर्वाइव इन वेरी सीवियर कंडीशन। तो उनके इस कैपेसिटी को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म ज्वालामुखी का इतना गर्म टेम्परेचर भी झेल सकता है, जो ऑर्गेनिज्म गर्म से गर्म और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी वाटर में भी रह सकता है, वो ऑर्गेनिज्म कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है। सो यही हमको कन्फर्म पता चलता है। ओके, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हाई सैलिनिटीज, जो बैक्टीरिया एकदम ज़्यादा हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। प्लीज़ अंडरलाइन करो, उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में हैलोजेंस के बारे में, करेक्ट है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब आपने पढ़ा था ना। HCl के साथ जो क्लोराइड होता है, सो दैट इज़ ए हैलोजन। हैलोजन मतलब क्या होता है? सॉल्ट। हैलो मतलब क्या होता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं हैलोफाइल। मैंने आपको बोला कि फाइल का मतलब हमेशा क्या होगा? लविंग। फाइल का मतलब हमेशा क्या होगा? लविंग। और फोबिया अगर वर्ड कहीं पर आएगा, फोबिक, तो उसका मतलब होगा हेटिंग। फाइल मतलब लविंग, फाइल या फिलिक मतलब लविंग, फोबिया या फोबिक मतलब हेटिंग।
तो हेलोफाइल मतलब क्या होता है? सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म। हेलोफाइल मतलब क्या होता है? सॉल्ट लविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिजम्स एकदम ज्यादा से ज्यादा नमकीन जगह पर सरवाइव कर सकते हैं, बिना मरे खुशी से रह सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स बोलेंगे। while those organisms that withstand with extreme temperature are known as thermophiles। और जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी का लावा हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया जहां से गर्म पानी निकलता है, तो जो ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे थर्मोफाइल्स, और जो ऑर्गेनिज्म हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे सर्वाइव कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे हेलोफाइल्स। और ये हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, ये दोनों एक्सट्रीमोफाइल्स की कैटेगरी में आता है। एक्सट्रीमोफाइल मतलब क्या होता है? किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पे जी जाना, मतलब सर्वाइव कर जाना, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे एकदम लो टेम्परेचर हो, चाहे हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हो। तो एक्सट्रीमोफाइल मतलब कोई भी कंडीशन एक्सट्रीम लेवल पे होती है, और वो कोई भी कंडीशन का एग्जाम्पल हमको क्या दिया है? एक तो टेम्परेचर और दूसरा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। एकदम ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पे जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा उसको हम बोलेंगे हेलोफाइल, और जो ऑर्गेनिज्म एकदम ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, खुशी खुशी जिएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल। ओके, ऑल राइट। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। आपको 12वीं के बाद जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट एंट्रेंस एग्जाम, उसमें छोटे छोटे मतलब डिटेल एमसीक्यू पूछे जाते हैं टेक्स्ट बुक के बीच में से। तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोफाइल। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है? जो हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। किसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का, मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया मीथेन गैस बनाते हैं वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। सो थर्मोफाइल का एग्जाम्पल क्या है? प्लीज अंडरलाइन करो, ये आपको 10 टाइम्स लिखना है। थर्मोफाइल लिखकर उसका एग्जाम्पल लिखना है 10 टाइम्स। सो थर्मोफाइल का एग्जाम्पल कौन सा है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो हाई टेम्परेचर कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर फाउंड, और ये कहाँ पर हमको मिलते हैं? मतलब कॉमनली कहाँ पर हमको ये ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं? दे आर फाउंड इन द गट। गट मतलब क्या होता है? गट को अंडरलाइन करो और लिखो स्टमक। ह्यूमंस के स्टमक को हम एब्डोमेन बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स के स्टमक को हम क्या बोलते हैं? गट। क्या बोलते हैं? गट। गट मतलब एनिमल्स का स्टमक। तो कौन से एनिमल्स के गट में मिलते हैं हमको ये? दीज आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म? जिनसे हम मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जो मतलब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हेलोफाइल्स मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एकदम ज्यादा नमक की मात्रा में सर्वाइव कर सकते हैं। और थर्मोफाइल्स मतलब क्या होते हैं? जो एकदम ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपको थर्मोफाइल्स का एग्जांपल पूछा तो आप क्या बताओगे? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं काउ और बफेलो जैसे एनिमल्स के पेट में। गट मतलब पेट, स्टमक। ओके, These bacteria help in production of methane in biogas plant। मैंने आपको पहले ही बोला, मिथेनोजेनिक मतलब मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया क्या बनाने में मदद करेंगे? मीथेन गैस बनाने में मदद करेंगे। और मीथेन गैस किधर यूज होता है? बायोगैस में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? बायोगैस में। सो दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस प्लांट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया है? हर एक चीज का मतलब अच्छे से समझ लो। होस्टाइल मतलब डेंजरस, एक्सट्रीमोफाइल मतलब किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना, हेलोफाइल मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करना, थर्मोफाइल मतलब हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करना। और बाकी भी आप अच्छे से देख लो। गट मतलब स्टमक। पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया है? पक्का? ऑल राइट, ओके। सो आई होप कि आपको आर्के बैक्टीरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर किंगडम मोनेरा, एंड दैट इज यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया को अंडरलाइन कीजिए। EU, यू मतलब क्या होता है? डेवलप्ड, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में भी हमने यू का मतलब बराबर देखा था। इसको हम यू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम यू पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? डेवलप्ड बैक्टीरिया। क्या होता है? डेवलप्ड बैक्टीरिया। ओके, और इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू मीन्स जो प्रॉपरली डेवलप्ड है। ओके, सो चलिए इसका थियोरी देखते हैं। दे आर कॉमनली रिफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। दोनों चीजें राइम कर रही हैं, ऐसे राइमिंग वर्ड बन रहा है, यू ट्रू, तो आपको याद करने के लिए आसानी पड़ेगी। So these are commonly referred to as true bacteria. They have cell wall of peptidoglycan.
यू बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। मतलब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सेल वॉल डेवलप्ड होता है, मतलब उनके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों चीज़ें होती हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकन वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो पेप्टिडो मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब शुगर। पेप्टिडो मतलब क्या होता है? प्रोटीन का पार्ट, और ग्लाइकन मतलब क्या होता है? शुगर का पार्ट। तो ये जो हमारे यू बैक्टीरिया हैं, ये यू बैक्टीरिया का सेल वॉल शुगर और प्रोटीन के बॉन्ड से बना है। किसके बॉन्ड से बना है? शुगर और प्रोटीन के बॉन्ड से बना है। और शुगर और प्रोटीन का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मतलब इसका सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो यू बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। दे आर फाउंड एज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। इन वर्ड को अंडरलाइन करो। ऑटोट्रॉफ मतलब क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, और हेटेरो मतलब क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं पोषी, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफ मतलब जो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो हमको यू बैक्टीरिया के दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी और हेटेरोट्रॉफ्स भी। द ऑटोट्रॉफ का पहले एग्जाम्पल बताया गया है। द ऑटोट्रॉफ्स कैन बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। मतलब ऑटोट्रॉफ जो हैं, जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, या तो वो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाएंगे, या तो वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके अपना खाना बनाएंगे। मतलब हीट एनर्जी से केमिकल प्रोड्यूस करेंगे, शुगर प्रोड्यूस करेंगे, या किसी पर्टिकुलर केमिकल से मतलब सल्फर यूज करके, नाइट्रोजन यूज करके अपना खाना बनाएंगे। ओके, सो दो तरीके के ऑटोट्रॉफ देखे जाते हैं यू बैक्टीरिया में, फोटो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। सो द ऑटोट्रॉफ्स कैन बी फोटोसिंथेटिक लाइक क्लोरोबियम। अगर आपको पूछा कि यू बैक्टीरिया में कौन सा ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है, तो आप लिखोगे क्लोरोबियम एंड क्रोमैटियम। दो एग्जाम्पल कौन से दिए गए हैं आपको? क्लोरोबियम एंड क्रोमैटियम, दोनों को अंडरलाइन करो। क्लोरोबियम मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लोरोबियम मतलब क्या होता है? जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। मतलब काई जैसा कोई ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रीज का पानी निकलता है, वहाँ के आसपास के पत्थरों पर जो नदी के किनारे काई उगी हुई होती है, उसको हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, एंड क्रोमैटियम। सो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। यू बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, हेटेरोट्रॉफ मतलब अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करेंगे। ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल हमको दो दिया गया है, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे या तो वो कीमोसिंथेसिस करेंगे। इसका आप ट्री डायग्राम बना सकते हो। ओके, यू बैक्टीरिया लिखो, यू बैक्टीरिया के नीचे ट्रू बैक्टीरिया लिखो, ट्रू बैक्टीरिया से दो ऐसे चार्ट निकालो, एक में लिखो ऑटोट्रॉफ, एक में लिखो हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के भी दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के दो एग्जाम्पल है, क्रोमैटियम एंड क्लोरोबियम। और कीमोसिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमको? लाइक सल्फर बैक्टीरिया। ओके, सो या तो ये केमिकल एनर्जी यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, या तो ये फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो भी है खुद से बनाते हैं। सो ये हो गया ऑटोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफ के बारे में आगे थोड़ा सा देखते हैं, फिर हेटेरोट्रॉफ पे आएंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये यू बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे, मतलब समझो 10 यू बैक्टीरिया हैं, उसमें से 5 यू बैक्टीरिया खुद का खाना बनाएंगे, 5 यू बैक्टीरिया किसी और पे डिपेंड करेंगे, और इन 5 में से जो खुद का खाना बनाएंगे उनमें से 3 ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और 2 ऑर्गेनिज्म कीमोसिंथेसिस कर रहे हैं। करें कुछ भी, पर खुद का खाना तो खुद ही बना रहे हैं, तो वो ऑटोट्रॉफ में आते हैं, और जो खुद का खाना नहीं बना सकते वो हेटेरोट्रॉफ में आते हैं। तो हम पहले ऑटोट्रॉफ के बारे में अच्छे से समझेंगे। These are mostly multicellular filamentous forms living in fresh water। क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये फिलामेंट जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट मतलब धागे जैसा, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? ऐसा, थ्रेड लाइक, फिलामेंट के जैसा। ओके, सो दीज आर फिलामेंटस इन नेचर। सो दीज आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर मतलब एक सेल नहीं होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, और ये सेल्स कैसे होंगे? फिलामेंट के फॉर्म में, धागे के फॉर्म में होंगे, फाइबर के जैसा। सो दीज आर मोस्टली मल्टीसेल्यूलर फिलामेंटस फॉर्म्स लिविंग इन फ्रेश वाटर। ये कौन से, कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? सिर्फ ताज़े पानी में। ओके, जैसे बहता हुआ पानी जो होता है, ओके, जैसे नदी का हो गया। सो द बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूकिलेजेनियस शीथ। इनका जो बॉडी होता है
इनका जो बॉडी होता है उसके बाहर एक ऐसा पर्टिकुलर चिपचिपी सी लेयर होती है। क्या होती है? एक चिपचिपी सी स्टिकी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकिलेजेनियस शीथ। क्या बोलते हैं हम इसको? म्यूकिलेजेनियस शीथ। अंडरलाइन करो, म्यूकिलेजेनियस शीथ मतलब चिपचिपी परत या स्लाइमी लेयर। क्या बोलते हैं हम उसको? स्टिकी लेयर या स्लाइमी लेयर। ओके, सो क्या बोल रहे हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं, यू बैक्टीरिया के जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। फिलामेंट मतलब धागे के फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसके आउटर वॉल में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक चिपचिपी सी परत, म्यूकिलेजेनियस शीथ। आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है, वो देखो। ओके, द जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकल प्रोकैरियोटिक। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक जैसा है, मतलब प्रॉपर्ली जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है लेकिन सेल डेवलप्ड है। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस थोड़ा सा अनडेवलप्ड है लेकिन बाकी के पार्ट सेल का डेवलप्ड है। जैसे सेल वॉल कंप्लीट है, सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट है। सो आप बोल सकते हो कि ये सेल कंप्लीट है, खाली उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो थोड़ा सा अनडेवलप्ड है। ओके, ऑल राइट। हमने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट्स चाहिए, बराबर ना? हरित्व चाहिए ना, क्लोरोफिल पिगमेंट्स चाहिए। तो कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स यूज होते हैं यहाँ पर देखे जाते हैं? द जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकल प्रोकैरियोटिक, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये अलग अलग टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। सो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन मतलब ऑरेंज कलर और ज़ैंथोफिल से अलग कलर्स आते हैं। दे आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, यू बैक्टीरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ को छोड़ दो, हेट्रोट्रॉफ खुद का खाना बना ही नहीं सकता। हम ऑटोट्रॉफ की बात कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफ में भी दो कैटेगरी आती है, एक फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बनाएंगे और एक केमिकल को यूज करेंगे। सो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। तो कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट यूज होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। फिलामेंट्स शो हेट्रोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये फिलामेंट्स के बीच बीच में आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम देखोगे तो ऐसे देखो बीच बीच में ब्लू कलर का ऐसे कोई स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको हेट्रोसिस्ट लेबल किया गया है। क्या लेबल किया गया है? हेट्रोसिस्ट लेबल किया गया है। ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं? क्या इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं? और इसको हम बोलते हैं म्यूकिलेजेनियस शीथ। ये हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉफ में क्या बोला हमने? ऑटोट्रॉफ्स के अंदर दो कैटेगरी है, एक ऐसी जो फोटोसिंथेसिस करेगी और एक ऐसी जो कीमोसिंथेसिस करेगी। मतलब एक फोटोसिंथेटिक टाइप है और एक कीमोसिंथेटिक टाइप है। तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उनको क्या लगेगा? क्लोरोफिल ए चाहिए, उनको क्लोरोफिल बी चाहिए, कैरोटीन चाहिए और ज़ैंथोफिल चाहिए, बराबर ना? ऐसे अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, हरित्व पिगमेंट चाहिए, हरित्व द्रव। और जो ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाएंगे तो कौन सी केमिकल एनर्जी को वो ट्रैप करते हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। और ये नाइट्रोजन सल्फर कहाँ ट्रैप हो रही है? इन हेट्रोसिस्ट के अंदर ट्रैप हो रही है। कहाँ ट्रैप हो रही है? हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट मतलब क्या होता है? सेल्स के बीच बीच में, ये आपके सेल्स हैं तो सेल्स के बीच बीच में एक खाली बबल जैसी जगह प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एक खाली बबल, एम्प्टी बबल जैसी जगह प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? हेट्रोसिस्ट। और उसका फंक्शन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो ये था मतलब ऑटोट्रॉफ्स का पार्ट। किसका पार्ट हमने पढ़ा? ऑटोट्रॉफ्स का। ऑटोट्रॉफ्स का फंक्शन, उसका डिटेल में हमने स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ा। अब बढ़ते हैं इसी के हेट्रोट्रॉफ्स की तरफ। ये समझ में आया अच्छे से? ओके, ऑल राइट। तो यू बैक्टीरिया का हमने ऑटोट्रॉफिक पार्ट देख लिया। अब हम देखते हैं उसका हेट्रोट्रॉफिक पार्ट, जल्दी जल्दी देखते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स आर द मोस्ट अबंडेंट। क्या बोला जा रहा है कि ऑटोट्रॉफ के कंपैरिजन में जो हेट्रोट्रॉफ्स है, यू बैक्टीरिया के जो हेट्रोट्रॉफ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में देखे जाते हैं। अबंडेंट मतलब क्या होता है? अबंडेंट वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो मोर इन नंबर या मोर अमाउंट। ओके, सो हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट। मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉफ्स के अब अलग अलग हमको टाइप्स बताए जा रहे हैं। सो डीकम्पोजर मतलब क्या होता है? जो किसी भी चीज़ को सड़ाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? जो किसी भी चीज़ को सड़ाने में मदद करते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स मतलब सड़ाने वाले ऑर्गेनिज्म। एंड नोन फॉर ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इन सिंपल मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स। और ये डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? किसी भी बड़ी चीज़ को जब हमको सड़ाना
होता है तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो दही कैसे बनती है, दूध से बनती है, करेक्ट। तो दूध के मॉलिक्यूल्स को, दूध के अंदर जो शुगर होता है लैक्टोज और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है केसीन, उसको हम ब्रेक करते हैं ताकि वो गाढ़ी हो जाए और दही बन जाए। ओके, सो these are used as decomposers। decomposers मतलब rotting organisms, और ये क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमको कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। दे कैन बी एनारोब्स हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। एनारोब मतलब क्या होता है, एनारोब वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स, जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब जिनको CO2 चाहिए, O2 की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब्स बोलते हैं। सो दे कैन बी एनारोब्स हेल्पिंग इन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही जमाने में, कर्डलिंग करना मतलब जमाना। सो दही जमाने में जो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो एक एग्जांपल है हमारे हेट्रोट्रॉफ का। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलाई। प्लीज इस लैक्टोबैसिलाई वर्ड को अंडरलाइन करो। लैक्टोबैसिलाई जो है ये एग्जाम्पल है आपके एनारोब ऑर्गेनिज्म का। कौन से ऑर्गेनिज्म का, एनारोब ऑर्गेनिज्म का। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो जैसे अभी हमने देखा ना हेट्रोसिस्ट, ऐसे अलग अलग सिस्ट प्रेजेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स में भी और हेट्रोट्रॉफ्स में भी। तो ये सिस्ट क्या करेगा, ये जो खाली बबल जैसी जगह प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, ये हेट्रोसिस्ट क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन को एयर में से लेकर अपने अंदर फिक्स कर लेंगे। नाइट्रोजन का क्या यूज है, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनती है ना, और अमीनो एसिड्स में क्या होता है, नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन जितना हो सके उतना ये एनवायरनमेंट में से लेते हैं ताकि ये अपने अंदर प्रोटीन बना सकें। और कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे बेस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना मतलब बाहर के नाइट्रोजन को अपने अंदर फिक्स कर लेना, अपने अंदर बंद कर लेना। सो कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखता है, अजोटोबैक्टर। कौन सा ऑर्गेनिज्म, अजोटोबैक्टर। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर से एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स का तो बहुत सारा यूज होता ही है, लेकिन उसके अलावा वो अपने अंदर से कोई ऐसी केमिकल भी प्रोड्यूस करते हैं जिसका ह्यूमंस अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सके। सो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आप 12th में इसके बारे में पढ़ेंगे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारा जाता है। मतलब जो एकदम छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स है जो हमको दिखाई भी नहीं देते, इमेजिन करो उन ऑर्गेनिज्म से हमको दवा मिल रही है। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है, दवा। सो जो ऑर्गेनिजम्स दिखाई भी नहीं देते हैं उनके वेस्ट मटेरियल से हम दवा बनाते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, और उसका एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस। कौन सा एग्जांपल है उसका, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और क्या बताया गया है, कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी पाए जाते हैं जो खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइजर जो हम बनाते हैं, तो उस फर्टिलाइजर में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐड किए जाते हैं ताकि खाद को अच्छे से ब्रेक डाउन करके वो मिक्स कर सकें। और आपने सुना होगा कि जब ये शिप किसी तो पर्टिकुलर सी में ऑयल का टैंक पलट गया था, तो वो पूरे सरफेस के ऊपर ऑयल ऑयल हो गया था। तो उस ऑयल को खाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़े गए थे। मतलब ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑयल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ऑयल को कंपोस्ट कर सकते हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। सो देखो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि यू बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफ्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दही जमाने के लिए, दवा बनाने के लिए, किसी चीज को सड़ाने के लिए, ऑयल डिग्रेड करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, यू बैक्टीरिया में। और यू बैक्टीरिया कौन से किंगडम में आता है, मोनेरा में। सो अंडरलाइन करके रखो, स्ट्रेप्टोमाइसिस, अजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, ये सारे ऑर्गेनिजम्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स यू बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम मोनेरा। और स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर। आगे क्या बताया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म के एडवांटेजेस तो हमने देख लिए कि ये हमारे लिए दवा बना रहे हैं, ये हमारे लिए कचरे को साफ कर रहे हैं, डिग्रेडेशन कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, खाद बनाने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पैथोजन हैं। मतलब अगर ये ह्यूमंस के अंदर एंटर कर जाएं तो उनके वजह से डिजीज हो सकती है। जैसे कि द स्टोरी डजंट एंड हियर, सम ऑफ देम आर पैथोजेंस, फॉर एग्जाम्पल कॉजिंग डिजीज लाइक टाइफॉइड, कोलेरा, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस एंड टेटनस। बहुत सारे मोनेरा के यू बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके वजह से बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं, डेडली डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा। आपको भी पता है टाइफॉइड खराब खाना या खराब पानी के वजह से होता है।
कॉलेरा भी मतलब आपको बार बार लूज मोशंस आते हैं। तो ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे हैं। तो हर चीज़ का जितना एडवांटेज होता है उतना ही डिसएडवांटेज भी होता है। तो आपको ये हर एक एग्जाम्पल 10 टाइम्स लिखना है कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस यूज़ हो रहा है, एंटीबायोटिक के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस यूज़ हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजोटोबैक्टर यूज हो रहा है। और अलग अलग डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं पैथोजेंस की वजह से, टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड टिटनस। यहाँ तक समझ में आया? पक्का? ऑल राइट। और किंगडम मोनेरा के अंदर अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टाइप है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एग्जाम्पल हमको क्या बताया गया है? माइकोप्लाज्मा मतलब क्या होता है? माइको मतलब फंगस, माइको वर्ड अंडरलाइन करो कभी भी। अब इसके आगे जब जब तुमको माइको वर्ड सुनाई देगा तब तब तुमको समझना है कि हम फंगस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फंगस के बारे में। सो माइको मतलब फंगस और प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। सो ये ऐसा एक पर्टिकुलर सेल का टाइप है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सी माइकोप्लाज्मा, दीज आर दी स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल। इसके पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है, मतलब ये सबसे छोटे और सबसे वीक ऑर्गेनिज्म है। मैनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, और ये उतने ही ज़्यादा डेंजरस है। मैंने आपको पहले ही बोला जितना छोटा ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा डेंजरस। सो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। एंड मैनी फॉर्म्स आर पैथोजेनिक, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जिनके वजह से डिजीज होती है। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन करो और लिखो। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक्स। क्या बताया गया हमको यहाँ पर? कि इनके ऊपर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का असर होता ही नहीं है। रेजिस्टेंट मतलब ढीठ होना, जिनके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता है। सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो माइकोप्लाज्मा के हैं दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। सो दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। देखो किसी भी सेल को अगर हमको मारना है तो हम उसके किस चीज़ पर अटैक करते हैं? हम उसकी सेल वॉल तोड़ते हैं। जैसे आपको किसी के घर में घुसना है तो आप बाहर की दीवार तोड़ोगे, तभी घर के अंदर घुस पाओगे और पूरी तरीके से किसी को नष्ट कर पाओगे। वैसे ही सेल को ख़त्म करना है तो सेल वॉल तोड़ना पड़ता है, लेकिन इनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये अपने आप को बचा लेते हैं, छुप जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। सो इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता है बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। सो ये था यू बैक्टीरिया के तीनों टाइप्स का एग्जाम्पल। आर्के बैक्टीरिया पढ़ा हमने, जिसमें हमने हैलोफाइल्स और थर्मोफाइल्स पढ़े। एग्जाम्पल्स आपको 10 टाइम्स लिखने हैं। फिर हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। दोनों का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा। एग्जाम्पल्स आपको अलग से 10 टाइम्स लिखना है थियोरी के अलावा भी। और प्लस हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा मतलब फंगल ऑर्गेनिज्म विच आर पैथोजेनिक इन नेचर विच कॉज डिजीज टू कॉज हार्म टू द ह्यूमन। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देखो। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बताया है, अच्छे से देखो। और भी किसी वर्ड का मीनिंग अगर समझ में नहीं आया तो गूगल सर्च करो, डिक्शनरी करो। अलग अलग लैंग्वेज में अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हैं तो गूगल में बोलो इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के बारे में जितना हो सके उतना शेयर करो। यूट्यूब पर जाकर ज्ञान लैब चैनल सर्च करके सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।